हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉमीज एंड टाइनी टॉट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है बिकॉज हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में इतने सारे मिथ्स, इतने सारे सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू बेबीज। मैंने अपनी पेरेंटहुड जर्नी में काफ़ी मिथ्स ऐसे सुने हैं, दो मैंने फॉलो नहीं किए हैं। डेफिनेटली आपने भी सुने होंगे, शायद फॉलो भी किए होंगे, कुछ आपने उनको माना होगा या मे बी आप अपने बड़ों का मन रखने के लिए उनको फॉलो कर रहे हैं। बट अगर इन मिथ्स के बारे में रिसर्च करी जाए या स्टडी किया जाए तो पता चलता है दैट ये सिर्फ मिथ हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। एंड स्पेशली डॉक्टर्स वो तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आप ऐसा कोई मिथ, ऐसी कोई प्रैक्टिस फॉलो करें। सो गाइज, मैंने कुछ ऐसे ही मिथ्स नोट डाउन करे हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये डेफिनेटली एक मिथ है बिकॉज लोगों का मानना है कि अगर बेबी जैसे ही बॉर्न होता है उसको गुट्टी चटा दी जाए या शहद चटा दिया जाए तो उससे उनकी लाइफ में स्वीटनेस आती है। नो डाउट हनी काफ़ी स्वीट होता है, बट 1 साल से पहले अगर बेबीज़ को हम हनी चटा रहे हैं तो बेबीज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होता है। सो बेबीज़ को हनी बिल्कुल भी नहीं चटाना चाहिए। वैसे भी बेबीज़ का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है, डेलिकेट होता है, इमेच्योर होता है। एंड हनी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जाकर बेबी के वीक और इमेच्योर सिस्टम में जाकर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेबीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड एक रीज़न और है कि जैसे हमको पता है आजकल हनी पूरा प्योर नहीं मिलता है हमको, उसमें कहीं ना कहीं शुगर ऐड की जाती है सो दैट वो ज़्यादा स्वीट हो, इसलिए भी बेबीज़ को हनी नहीं देना चाहिए। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड कि 1 साल से पहले आप बेबीज़ को सॉल्ट या शुगर दे रहे हैं। यही रीजंस की वजह से पीडियाट्रिशियंस एंड जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हैं कि आप बेबीज़ को 1 साल से पहले शहद या ऐसी कोई भी चीज़ चटाएं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ सीन अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारी जगह ये चीज़ें देखने में आती हैं एंड इवन काफ़ी एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो ऐसी कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। गाइज, नज़र जैसा कुछ नहीं होता है। बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ सकते हैं। एज आई टोल्ड, उनका इम्यून सिस्टम इतना मेच्योर नहीं होता है तो जल्दी से बीमारी लगने के चांसेस होते हैं बेबीज़ को। इन केस बेबी रो रहा है या सो नहीं पा रहा है तो उसका कॉज समझे, इंस्टेड ऑफ नज़र उतारना एंड ऑल दैट प्रैक्टिसेस वो सब करने की बजाय। मे बी बेबी के कान में दर्द है, पेट में दर्द है, या बेबी को डायपर चेंज चाहिए, या उसको भूख लग रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है बेबी के रोने का। उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ रोना है, वो अपनी बातें सिर्फ रोकर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी अगर रो रहा है तो उसको नज़र लग गई है। दूसरा एक रीज़न ये है, अगर बेबी को हम गले में कोई थ्रेड टाई करते हैं तो चांसेस हैं कि बेबीज़ का नेक स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, गला घुट सकता है, इसलिए बेबीज़ के गले में कुछ भी नहीं पहनाना चाहिए। एंड अगर आप हाथ में पहना रहे हैं, जो यूजुअली काफ़ी लोग पहनाते हैं, नज़रिया बोलते हैं उसको, अगर वो पहना रहे हैं तो हमको पता है कि वो उसमें केमिकल्स होते हैं, डाई किया जाता है थ्रेड को, एंड बेबी उसको मुंह में ले रहा है तो वो अननेसेसरली बेबी के पेट में इन्फेक्शन कर सकता है। वो केमिकल्स बेबी के पेट तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं बेबीज़ को। एंड हम डेली तो ये थ्रेड चेंज करते नहीं हैं, तो उस पर जो जर्म्स हैं, डर्ट है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से भी बेबी को काफ़ी सीवियर स्टमक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड काफ़ी बार उसमें बीड्स होती हैं जिसकी वजह से बेबीज़ को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप ये नज़र एंड ऑल को छोड़कर आप बेबीज़ का कॉज समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें एंड उस पर वर्कआउट करें। बेबीज़ को काजल लगा दी जाती है, उससे माना जाता है कि बेबीज़ की आइज़ बड़ी हो जाएंगी, विजन अच्छा हो जाएगा। बट गाइज, काजल सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन देता है आंखें बड़ी होने का, उससे साइज़ से कोई मतलब नहीं है। साइज़ बड़ा नहीं होता है आंखों का। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप आइज़ में काजल अप्लाई करते हैं तो वो टाइम बीइंग के लिए एक इल्यूजन देता है कि आपकी आंखें थोड़ी बड़ी लग रही हैं, ब्राइटन अप लग रही हैं, बट साइज़ बड़ा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एंड वैसे भी काजल बेबीज़ को बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, इट्स नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज काजल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें लेड होता है, दे आर नॉट गुड फॉर बेबीज़। एंड इन केस आप सोच रहे हैं कि हम घर पर प्रिपेयर करके बेबी को लगा दें, तो वो भी नहीं लगाना चाहिए बिकॉज उसमें कार्बन होता है। एंड अगर इन केस आपकी आइज़ में कोई पार्टिकल चिपक जाए, डस्ट पार्टिकल, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ बेबीज़ के साथ हो रहा है, उनकी आइज़ में कुछ चिपक रहा है, वो तो बेचारे किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें, बिकॉज अगर बेबीज़ की आइज़ में कुछ चिपक जाता है, कोई पार्टिकल लग जाता है, तो उससे उनका स्क्लेरा भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ ये सब प्रैक्टिस भी आप अवॉइड करें। वेल ये जो मिथ है ये मैंने भी काफ़ी बार सुना है, बिकॉज मैं अपनी बेबी को हमेशा स्वॉडल करके रखती थी जब तक वो 2 महीने की नहीं हुई है। तो मैं उसको स्वॉडल करती ही थी, बट मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि उसको स्वॉडल मत करो, उससे बेबी को हाथ पैर मारने में प्रॉब्लम होती है, उसको हाथ पैर चलाने चाहिए, बेबी की ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो आप प्लीज़ बेबी को स्वॉडल मत करो। वेल गाइज, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते हैं तो हमें डॉक्टर्स काफ़ी सारी गाइडलाइंस बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है बेबी के साथ, जिसमें एक चीज़ होती है कि बेबी को आपको रैप कर कर रखना है। तो रैप करने का मेन रीज़न ये है कि बेबी को एक वार्मथ मिलती है जो उसको यूट्रस में, बेबी माँ के वूम में मिलती थी, वही कोजीनेस उसको फील होती है। तो उसको वही लगता है कि मैं अभी उसी इन्वायरमेंट में हूँ, एंड बेबी काफ़ी अच्छे से सोते हैं। तो एक ये रीज़न है, इसलिए बेबी को स्वॉडल करना चाहिए, रिकमेंडेड होता है। एंड साथ ही इट्स वेरी ईजी टू हैंडल, बिकॉज न्यू मॉम्स हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक छोटे से बच्चे को, एक फ्रेजाइल बेबी को पिक करने में डर लगता है, थोड़ा घबराहट होती है। तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल, बेबी रैप्ड होता है तो बहुत आराम से आप बेबी को हैंडल कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। एंड अगर आपका बेबी क्रैंकी है, रोता है, सो नहीं पा रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप बेबी को स्वॉडल कर कर सुलाएं। बेबी को बहुत ही साउंड स्लीप मिलती है उसके बाद। बेबीज़ की मसाज करना डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बेबीज़ की मसाज काफ़ी ज़ोर से या फर्मली कर रहे हैं तो बेबीज़ की बोन स्ट्रेंथन होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसाज का सिर्फ ये बेनिफिट है कि मसाज के बाद बेबी काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छे से सो पाते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, एंड साथ ही मसाज की वजह से बेबी की स्किन मॉइस्चराइज्ड होती है, स्किन अच्छी हो जाती है। बट बेबीज़ की बोन का मसाज से कोई रेलेवेंस नहीं होता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार देखी है, काफ़ी पेरेंट्स बेबी के बॉर्न होते ही उनके सर पर या तो काफ़ी टाइट कैप पहना देते हैं या कोई क्लॉथ बहुत ही टाइटली टाई कर देते हैं। इससे बेबी का सर राउंड हो ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता, इससे सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ डिस्कम्फर्टेड फील करते हैं। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपके सर पर कोई बहुत ही टाइटली कोई क्लॉथ अगर टाई कर दे तो आपको कितनी डिस्कम्फर्ट फील करते हो, कितना अनईजी फील करते हो, कितनी प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली इट हैपन्स विद बेबीज़। तो इसलिए बेबीज़ के सर पर ऐसा कुछ भी टाई नहीं करना चाहिए, उनको एक कंफर्टेबल चीज़ें पहनाओ सो दैट बेबी काफ़ी कंफर्टेबल फील करे। अगर आपको लग रहा है बेबी का सर इलोंगेटेड है, थोड़ा बढ़ गया है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो सिंपली आप बेबी के सर को ऐसे पैट कर सकते हो हल्के हल्के हाथों से, उससे काफ़ी इफेक्ट मिलेगा। एंड वैसे भी कुछ टाइम के बाद बेबी का सर एकदम नॉर्मल शेप में आ ही जाता है। जैसे जैसे बेबी टमी टाइम लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो नॉर्मल हो ही जाता है, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के कान में या नाक में ऑयल ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं सो दैट उससे कान या नाक क्लीन हो जाए, तो ऐसा नहीं है, उससे क्लीन नहीं होता, खुलते नहीं हैं, बल्कि ब्लॉकेज हो जाती है। बिकॉज ऑयल की वजह से नाक में या कान में डस्ट पार्टिकल्स एंड डर्ट ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज कर सकता है इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग। तो इसलिए बेबीज़ के कान में या नाक में कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए, इससे बेबीज़ को इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे बोला जाता है गर्मियों के मौसम में कि बेबी को प्यास लग रही होगी, उसको पानी पिला देते हैं, उसको गर्मी लग रही होगी, कुछ नहीं तो एटलीस्ट लिप्स पे पानी थोड़ा सा टच कर देते हैं, उससे बेबी को काफ़ी अच्छा लगेगा। बट प्लीज़ 6 महीने से पहले बेबीज़ को बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि जो बेबी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग पूरी हो जाती है। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में अराउंड 80 to 90% पानी ही होता है। एंड इन केस आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा, अगर इतना पानी होता है तो इतना ही फॉर्मूला उसमें जाता है, उससे भी बेबी की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
जैसे कि पानी में कोई कैलोरीज, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, एंड अगर हम बेबी को पानी पिला दें तो उसका पेट भर जाता है, एंड जो न्यूट्रिएंट्स, जो कैलोरीज उसको दूध के थ्रू मिल सकती थी वो बेबीज़ नहीं ले पाते हैं। इसलिए बेबीज़ को 6 महीने से पहले पानी देना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। पाउडर्स अप्लाई करने से स्किन फेयर नहीं होती है, सिर्फ एक टेम्पररी वाइटनेस मिलती है जो पानी लगने के साथ वाइप आउट हो जाती है। सो अगर आप पाउडर लगा रहे हैं तो ये मत सोचें कि बेबी की स्किन फेयर हो जाएगी, बल्कि पाउडर लगाने से स्किन काफ़ी डल, काफ़ी ड्राई हो सकती है, क्योंकि जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं पाउडर से। एंड इन केस आपको लगता है कि पाउडर लगाने से बेबी फ्रेश फील करता है, आप लगाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, आप लगा सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप पफ यूज़ ना करें, जस्ट अपने हल्के हाथ से ही अप्लाई करें, क्योंकि पफ से बेबी के नोज़ में, मुंह में, आँख में कहीं पर भी पाउडर के पार्टिकल्स जाने के चांसेस होते हैं, एंड जिससे अननेसेसरली इन्फेक्शंस होते हैं। एंड इन केस ऑफ बेबी गर्ल्स तो कोशिश करें कि आप उनके जेनिटल एरिया पे बिल्कुल भी पाउडर अप्लाई ना करें, क्योंकि देखा गया है कि फ्यूचर में जाकर उससे बेबी को ओवेरियन कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप बेबी को पाउडर अप्लाई करते हैं तो। 1 साल से पहले बेबीज़ को काउ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज काउ मिल्क से बेबीज़ को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, एज काउ मिल्क इज़ अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ आयरन, एंड बेबीज़ को आयरन काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है इस स्टेज पे। एंड अदर देन दिस, काउ मिल्क में सोडियम एंड प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बेबीज़ को थोड़ी कम अमाउंट में ही चाहिए होता है। साथ ही काउ मिल्क में यूरिया होता है, जो बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, इसलिए 1 साल से पहले बेबीज़ को काउ मिल्क देना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मैंने काफ़ी पेरेंट्स में देखा है, वो बेबीज़ को 1 साल से पहले काउ मिल्क दे देते हैं या बफेलो मिल्क दे देते हैं, जिसकी वजह से बेबीज़ काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उनको, एंड पेरेंट्स की इस लापरवाही की वजह से छोटे छोटे बेबीज़ सफ़र करते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ 1 साल से पहले बेबीज़ को बिल्कुल भी काउ मिल्क ना दें। अगर कुछ देना ही है इन टर्म्स ऑफ मिल्क तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही प्रेफर करें। ये सबसे फनीएस्ट मिथ है जो मैंने काफ़ी बार सुना है, इवन काफ़ी एडुकेटेड लोगों से भी सुना है, कि डायपर पहनाने से बेबीज़ के लेग वाइडर हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता आपको डॉक्टर्स ही इस चीज़ के लिए मना कर देते कि आप डायपर ज़्यादा प्रेफर मत करना, इससे बेबीज़ के लेग में डिफेक्ट आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट डॉक्टर्स ही डायपर्स को प्रेफर करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। एंड देखा जाए तो इंडिया में ही सिर्फ क्लॉथ नैपीज़ यूज़ किए जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया तो लोग सिर्फ डायपर्स ही प्रेफर करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कोई ऐसा दिखा है जिसके लेग में कोई डिफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। एंड इन केस कोई आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बताता है कि डायपर से स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है या रैशेज़ हो सकते हैं, तो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, बट अगर आप डायपर्स का हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई अश्योर यू फॉर दैट, कभी बेबीज़ को रैशेज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ, मेरी बेबी अभी 9 मंथ्स की है, एंड टिल नाउ 24/7 मैंने उसको डायपर में रखा है, जस्ट बिकॉज मैं उसका हाइजीन डायपर्स का बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, उसे आज तक कोई भी रैशेज़ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई है। सो गाइज़, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय अगर आप डायपर यूज़ करना चाहते हैं तो बेबीज़ का हाइजीन का ध्यान रखें इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सच थिंग्स। दीज वर सम ऑफ द मिथ्स जो बहुत ही कॉमनली सुने जाते हैं एंड फॉलो किए जाते हैं, बट गाइज इट्स अ हाई टाइम नाउ, सो प्लीज़ ब्रेक these myths and superstition because these are affecting our little bundle of joys. सो प्लीज़ इनको फॉलो ना करें, एंड इन केस मुझसे कोई मिथ मिस आउट हो गया है सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ फॉलो माई पेजेस ऑन Instagram and Facebook for more information related to parenting and pregnancy. The links are in the description box. Thank you, stay tuned with us and take care.